हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर हम हॉस्टल वार्डन का जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में कंप्यूटर के जितने भी एमसीक्यू आए थे उसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मतलब कह लीजिए कि हॉस्टल वार्डन 2016 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे कंप्यूटर का, उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाएगा? क्योंकि हम जनरली या फिर जहाँ से भी पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी क्लास से देख रहे हो या फिर खुद से भी पढ़ रहे हो, तो जनरली आप क्या करते हैं कि जो इजी वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन केवल हम उसी को नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर आप हॉस्टल वार्डन 2016 का कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन जो है ईजी बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको, क्योंकि उस समय 50 मार्क्स के पूछे जाने वाले थे या पूछे जाते थे, तो 50 में से आपको हो सकता है 10 क्वेश्चंस उस समय इजी देखने को मिला था। बाकी के जो 40 क्वेश्चंस थे वो इजी नहीं थे। ठीक है, वो मॉडरेट थे, और मॉडरेट के साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि बहुत अधिक हार्ड भी थे। ठीक है, मतलब ऐसे जगह से पूछे गया था जनरली जहाँ से कोई पढ़ता नहीं है, या फिर कह लीजिए कि जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है वो बना पाता। इसीलिए क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के इजी नहीं आते। ठीक है, मॉडरेट से लेके हार्ड आते हैं, और ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली हम सब छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन 50 पूछे गए थे, 50 के आधे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन को इसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। साथ ही साथ मैं ये टॉपिक भी बताते चलूँगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ के ही जाना है, और कौन कौन से टॉपिक जो है जो यहाँ पे आए हुए थे जो कि इम्पोर्टेंट है, हम सब छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे चैनल में वो अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो का एनालिसिस शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सबस्क्रिप्ट H2O, ठीक है, मतलब H2O जो हम लिखते हैं ये पानी का केमिकल फॉर्मूला है। जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन से की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? मतलब जब नीचे ये वाला लिखा जाता है ना, जैसे H2O लिखता हूँ तो 2 नीचे छोटा सा लिखा जाता है, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जब ऊपर लिखा जाता है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सबस्क्रिप्ट के लिए जनरली आपसे पूछा गया है कि सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन का आप यूज़ करेंगे? ऑल्ट प्लस इक्वल का, कंट्रोल और इक्वल का, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल का, या फिर ऑल्ट शिफ्ट इक्वल का, किसका यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे जो टॉपिक निकल के आता है ना कि कॉम्बिनेशन की, ये कॉम्बिनेशन की जो है आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, इसके लिए मैं हमारे चैनल में वीडियो अवेलेबल नहीं है, बट कॉम्बिनेशन की का भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आते हैं कि जो H2O लिखने के लिए जो यहाँ पे 2 को सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा गया है, तो कैसे लिखा जाएगा? तो ठीक है, इसको 2 तरीके से एक्चुअली में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपसे कॉम्बिनेशन की पूछा है। एक तो आप ये कर सकते हैं, जैसे H2O लिखना है ना, तो जब आप टाइप करेंगे वर्ड में तो H2O ऐसे बड़ा सा लिख देंगे। अब इसको आप 2 को, क्योंकि 2 को सबस्क्रिप्ट करना है तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जाएंगे तो ऊपर में जो रिबन होता है वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। तो सबस्क्रिप्ट को क्लिक कर देंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। और एक होता है कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन की के लिए भी इस 2 को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल और इक्वल एक साथ दबाते हैं तो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, कंट्रोल और इक्वल। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको ये भी याद रखना है कि अगर सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस तरह का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है? तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और जो प्लस साइन होता है, ये तीनों को अगर आप एक साथ क्लिक करेंगे, ठीक है, एक साथ आप यूज़ करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट का वो कॉम्बिनेशन की बन जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर करके जाइएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए होता है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सर्च इंजन। और सर्च इंजन को और वेब ब्राउज़र के लिए हमारे चैनल में बहुत अच्छे से वीडियोस अवेलेबल है। कई सारे या फिर कई बार ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा सर्च इंजन है। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से कौन सा जो है सर्च इंजन एक ऐसा है जो स्पेसिफिकली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ही बनाया जाता है? ठीक है, बताइए, गूगल, साइरस
याहू या फिर अल्टा विस्टा? कौन सा इसका सही आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइरस। साइरस का ऐसे एक्चुअली SCIRUS। ये साइरस एक ऐसा सर्च इंजन है जिसका स्पेसिफिकली यूज़ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कह लीजिए कि साइंटिफिक स्पेसिफिक रिसर्च इंजन है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल। ठीक है, ये जो साइरस है इसको 2001 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब हुआ था लॉन्च? 2001 में लॉन्च किया गया था। किस लिए? तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर्च इंजन तो आप जानते ही होंगे, सर्च इंजन मैं पढ़ाया हूँ, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन का मैं नाम बता देता हूँ, जैसे गूगल। ठीक है, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ठीक है, बायडू हो गया, ठीक है, बायडू, डकडकगो, ask.com, ये सभी के सभी क्या हैं? सर्च इंजन है। ठीक है, याद रखिएगा। अल्टा विस्टा जो है ये भी एक सर्च इंजन ही है, वेब सर्च इंजन है, जो कि 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न हो गया, तो इस टॉपिक को भी आप जरूर पढ़ के जाएं। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है कि एक सूत्र में सेल एड्रेस, पता या फिर एड्रेस कह लीजिए $A, $4 का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है MS एक्सेल का है। तो MS एक्सेल में जब फॉर्मूला वगैरह लिखा जाता है या फिर चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, तब वहाँ पे सेल एड्रेस वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो बताना है कि $A, $S जो है किस तरह का सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है या रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहली बात क्या है, ये टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, MS एक्सेल। एक्चुअली में MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही पूरा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि MS पावर, जो पावर पॉइंट होता है, MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, ये सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो MS एक्सेल के अंदर अगर आप जाएंगे तो जो किसी भी सेल का, ठीक है, मतलब जो कॉलम और ऐसे जो रो बना होता है, ठीक है, किसी एक को इसको सेल कहते हैं। अब सेल का एक एड्रेस होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो इसमें जाएंगे तो 3 तरह का, ठीक है, 3 तरह का सेल रेफरेंस या फिर सेल एड्रेस होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो ये तीनों यही होता है, मिक्स्ड सेल, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस, ये तीनों होता है। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट ये दोनों को मिला देने से दोनों का जो मिला हुआ जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहते हैं। और इसका जो आंसर है एक्चुअली में ऑप्शन नंबर बी है, एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है $A, $4 का मतलब ये होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसमें जनरली डॉलर का यूज होता है ना, वो समझ लीजिए कि सेल एड्रेस एब्सोल्यूट टाइप का सेल एड्रेस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, और आपको माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेल जो है कह लीजिए उसको आपको पढ़ना चाहिए। चलिए चौथा प्रश्न है कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रेम्स को, इमेजेस को, ऑडियो को या फिर वीडियो को, किसको कंप्रेस करने के लिए MPEG का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, कई बार से फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, MPEG, JPEG, ठीक है, MP4, ये सब आप जानते हैं ना, MP4 MPEG है, JPG, ये सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन सब का एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, MPEG, JPEG क्या क्या होता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन जो जनरली होता है आपको पढ़ना है, फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो JPG, MPG इन सब के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो MPEG जो जनरली होता है एक ऐसा डिजिटल वीडियो स्टैंडर्ड होता है जो कि फुल मोशन इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, मतलब वीडियो को। ठीक है, मूविंग इमेज का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ मूविंग इमेजेस, तो मूविंग इमेजेस का मतलब होता है वीडियो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो का कॉम्बिनेशन ही होता है इमेजेस का, जो कि एक सीक्वेंस में रखने पर वो वीडियो की तरह दिखता है। तो MPEG जो होता है इसका यूज़ किया जाता है वीडियो को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? उसके साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए, क्वालिटी को चेंज करने के लिए, ये सब होता है कंप्रेस करने के लिए। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है हर वर्ष हमेशा व्यापम के क्वेश्चंस में, व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे चैनल में एक बहुत अच्छा
थ्योरी क्लास जो है अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात आते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या होता है? क्या मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, या उपरोक्त में से सभी? क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? देखिए, तो पहली बात तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है। किसके किसके बीच में? तो जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और जो यूजर होता है, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर, इन दोनों के बीच में इंटरफेस करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंटरफेस करने का काम करता है। और इसके लिए वो तरह तरह के काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब प्रोसेस को उसको करना होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि ये सभी काम जो है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी और प्राइवेसी को भी देखता है ये, ठीक है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी को भी देखता है। तो ये सब काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये आप वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, मैंने अच्छे से समझाया है। चलिए छठवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है उसको क्या कहते हैं? द डिले दैट अकर ड्यूरिंग द प्लेबैक ऑफ ए स्ट्रीम, उसको क्या कहते हैं? जब भी प्लेबैक होता है तो जो उसके बीच में डिले होता है, ठीक है, प्लेबैक करने से पहले जो डिलेइंग होता है स्ट्रीम करने से पहले, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जीटर या फिर इवेंट डिले, क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीटर कहा जाता है, JITTER। ठीक है, याद रखिएगा। एक ये कह लीजिए कि एक वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में रिपीट कर सकता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीटर होगा। जब भी किसी वीडियो को स्ट्रीम किया जाता है तो प्लेबैक में जो कह लीजिए विलंब होता है, जो डिले होता है चलने से पहले, उसी को जीटर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है कि एक SDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किस टॉपिक से मिलेगा? तो हमारा जो स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, इस टॉपिक में आपको मिलेगा। स्टोरेज डिवाइस के अंदर भी कह लीजिए कि जो मेमोरी वाला पोर्शन होता है, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी जिसमें रैम रोम ये सब आता है, वहां से इसको पढ़ना है। और हमारे चैनल में मेमोरी का एक बहुत अच्छा थ्योरी क्लास अपलोड किया गया, सब कुछ वहां पे समझाया गया, तो आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा और आप इसको भी पढ़ के एग्जाम में जाएंगे। अब आता है कि SDR, ठीक है, सॉरी CDR है ना, SDR नहीं है, CDR का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क, सॉरी रीराइटेबल नहीं, रीडेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। अब इसका बताइए कि इसको CDR जो होता है इसको और किस रूप में जाना जाता है और उसको किस नाम से जानते हैं? बताइए, WORM, WORO, WORD या फिर WMRO, किस रूप में भी और इसको जाना जाता है? ठीक है, देखिए एक्चुअली में जो CDR है ना, इसमें क्या करते हैं, इसको एक बार इसमें लिखा जाता है और कई बार इसको रीड किया जा सकता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, ये एक्चुअली में इसको और WORM कहा जाता है। ठीक है, WORM, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस, मतलब एक बार लिखना है, एक ही बार उसमें आप लिख सकते हैं, और रीड मैनी। ठीक है, एक बार लिख दिए उसमें डाटा को जो स्टोर कर दिए, तो आप उसको बार बार रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन एक ही बार शुरुआत में ही एक ही बार उसमें राइट किया जा सकता है। इसीलिए CDR को कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल कहते हैं और WORM भी कहते हैं। तो इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, CDR को ही कहा जाता है। तो ये वाला वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा और इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ के रखिएगा। रैम रोम CD DVD मैग्नेटिक टेप, ये सब का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप इसको जाके जरूर देखिएगा। चलिए आठवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विंडोज एंड DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज क्या है, जो हम विंडोज यूज करते हैं वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो पहले यूज किया जाता है। आजकल जनरली विंडोज, एंड्रॉयड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, कौन इन दोनों को डिफरेंट बनाता है? ठीक है, मल्टीटास्क, स्पीड अप, रन अ प्रोग्राम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, मल्टीटास्क।
एक्चुअली जो DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये इसमें आप केवल सिंगल टास्क कर सकते हैं, एक बार में एक ही टास्क को आप कर सकते हैं। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं तो केवल टाइप ही करेंगे, और जैसे विंडोज़ में जाओगे तो ये मल्टी टास्क हमको जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करता है। आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, एक साथ मल्टी प्रोसेस कर सकते हैं। विंडोज़ ऑफर करता है हमको मल्टीटास्क को, जबकि DOS जो सिंगल टास्क को हमको ऑफर करता है। और इसमें एक बार में एक ही यूज़र ही इसको यूज़ कर सकता है, ये सिंगल यूज़र होता है। लेकिन मल्टीटास्क में मल्टी यूज़र होता है विंडोज़ में, एक साथ एक से ज़्यादा यूज़र भी इसको यूज़ कर सकता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ है इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, इसमें सिंगल प्रोग्रामिंग एक साथ हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है मल्टीटास्क का, ठीक है। जो DOS होता है उसमें मल्टीटास्क नहीं, सिंगल टास्क होता है, और विंडोज़ में मल्टीटास्क होता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों को पूर्ण होने पर एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है। ये टॉपिक आपको मिलेगा वायरस वाला टॉपिक, ठीक है, वायरस टॉपिक का ये मिलेगा, ठीक है। मैलिशियस प्रोग्राम जो होता है, वायरसेस होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर वायरस उस टॉपिक का है, और कंप्यूटर वायरस का भी वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, वो बहुत मदद करेगा। अब बताइए कि ऐसा कौन सा लेजिटिमेट प्रोग्राम होता है, या ठीक एक तरह का कहिए कि एम्बेडेड कोड होता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, कोड होता है, ठीक है। तो बताइए कि एक ऐसा एम्बेडेड कोड किस लेजिटिमेटी प्रोग्राम में होता है कि जब कोई उसके लिए जो शर्तें होती है जब वो पूरा होता है तो एक्सप्लोड हो जाता है। ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब या फिर वायरस, क्या होता है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉजिक बॉम्ब, ठीक है, लॉजिक बॉम्ब। ये लॉजिक बॉम्ब में जो कोड होते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब कह लीजिए कि ये लॉजिक बॉम्ब एक तरह का ऐसा पीस ऑफ कोड है, ठीक है, कोड का एक टुकड़ा है, कह लीजिए कि कोड है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर कह लीजिए जो हमारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है इस लॉजिक बॉम्ब को। अब जैसे ही और ये इम्प्लीमेंट हो जाता है और ये मैलिशियस फंक्शन करना शुरू करता है, कब? जब इसके लिए कोई सर्टेन या फिर कह लीजिए कोई स्पेसिफिक कोई विशेष प्रकार का इसका जब कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर जिस तरह किसी विशेष प्रकार का जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन बनता है, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, जो शर्तें पूरी हो जाती है, तो ये लॉजिक बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और हमारा जो कंप्यूटर है उसमें एक मैलिशियस फंक्शन की तरह ये काम करने लगता है, एक वायरस की तरह काम करने लगता है। लेकिन इसके लिए जो शर्तें पूरी होनी है तब, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लॉजिक बॉम्ब, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो लॉजिक बॉम्ब होते हैं इसको किसके किसके साथ भेजा जा सकता है या इंसर्ट किया जा सकता है, तो वायरस के रूप में, ठीक है, वर्म्स, WORMS, वर्म्स के रूप में, या फिर जो ट्रोजन हॉर्स होता है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, इन सब के साथ इसको इंक्लूड करके हमारे कंप्यूटर में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में और सॉफ्टवेयर में डाला जा सकता है, ठीक है। और जैसे ही कुछ कंडीशन फुलफिल होता है तो ये अपना काम करने लगता है। ट्रैप डोर्स क्या होते हैं, तो ट्रैप डोर्स जो होते हैं एक तरह का, बोल लीजिए इसको और क्या क्या कहा जाता है, ट्रैप डोर्स को ट्रैप डोर तो कहते ही हैं, इसको मैन होल भी कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है, एक कॉन्सील्ड प्रोग्राम होता है, एक छुपा हुआ प्रोग्राम होता है, ठीक है। कॉन्सील्ड प्रोग्राम मतलब एक छिपा हुआ प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, किसी भी मतलब कंप्यूटर का अगर एक्सेस करना है तो उस कंप्यूटर का एक्सेस करने के लिए कोई सिक्योरिटी को बाईपास की तरह यूज़ करके, इसका ट्रैप डोर का यूज़ करके एंटर किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कह लीजिए सिक्योरिटी को बाईपास करके किसी कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी पार्ट में जो कि रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पर एक्सेस प्राप्त करने के लिए ट्रैप डोर या फिर मैन होल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रोजन हॉर्स तो आप जानते हैं, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि ऐसा लगता है उसको देखने पर कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सब कहिए कि एक सेफ प्रोग्राम होता है, सेफ सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब वो यूज़ करता है तो हमारे कंप्यूटर को ख़राब करता है, ठीक है। मतलब एक मैलिशियस टास्क वो करता है, मतलब दिखता है कि ये बहुत काम का जिसे सेफ है, लेकिन वो सेफ होता नहीं, एक वायरस होता है, ठीक है। और वायरस तो हमको जानते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, पहले तो बताइए कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वायरस मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो डिज़ाइन किया जाता है किस लिए, हमारे कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए, डाटा मॉडिफाई करने के लिए, ये सारा चीज़ के लिए बनाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस भी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है, कोड ही होता है,
ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारे चैनल में अवेलेबल है, वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा। चलिए 10वां प्रश्न है जो कि एक वन लाइनर है, आप याद रखिए। आंतरिक मेमोरी में ENIAC कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? ठीक है, जो ENIAC कंप्यूटर होता है इसका जो इंटरनल मेमोरी होता है उसमें कितने अंक को स्टोर कर सकता है? 100, 20, 80 या 40? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 अंक को ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो जो पुराने कंप्यूटर से टाइप ऑफ कंप्यूटर भी जाके आपको पढ़ना है, वहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे टॉपिक को जनरली छोड़ के लोग चले जाते हैं। कई बार कहीं पर दिख गया तो भले पढ़ ले, लेकिन इसको पढ़ के नहीं जाते। तो हमारे चैनल में एक ऑलरेडी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो हमारे चैनल में बना के डाला हुआ है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। HTTP, FTP, SMTP, POP सबसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगा भविष्य में। अब बताइए कि जो हम ईमेल का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का जब हम यूज़ करते हैं, तो जब कोई ईमेल आता है तो उसको डाउनलोड करने के लिए हम किस तरह के प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? HTTP, FTP, SMTP या फिर POP3, किसका यूज़ करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, POP3। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके ईमेल के द्वारा ईमेल को डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग सब क्या करें, HTTP का फुल फॉर्म लिख के कमेंट करें, FTP का और SMTP, इन सब का फुल फॉर्म आप लिख के कमेंट करिएगा। और इसका ये वाला वीडियो जो आप जरूर जाके देखिएगा, जो कि बहुत मदद करेगा। ये वाला वीडियो आपको जनरली बहुत कम मिलेगा, कहीं पे पढ़ाया हुआ नहीं है। इवन आप किसी का बुक भी प्रेफर करते हैं तो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, वीडियो के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर का प्रश्न। 12वां प्रश्न है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी नुकसानदायक विनाश करने के लिए प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, उसको क्या कहते हैं? डिटेक्टर, वायरस, रिमूवर या फिर एंटीवायरस, क्या कहते हैं? तो ये टॉपिक है एंटीवायरस का। ठीक है, कंप्यूटर एंटीवायरस जो है वहाँ से, इसका वीडियो आई थिंक हमारे चैनल में है, अगर नहीं भी होगा तो मैं इसका एंटीवायरस का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इस टॉपिक को आपको भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा गया कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को, या फिर जो हमारे में जो वायरस आ गया है, जो विनाश करने वाला या नुकसानदेह प्रोग्राम जिसको हम वायरस कहते हैं, उसको डिटेक्ट करता है और उससे हमारे कंप्यूटर को बचाता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो हमारा एंटीवायरस जो है वो काम करता है। एंटीवायरस तो हमारे कंप्यूटर को, हमारे प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, और एंटीवायरस जस्ट उसका अपोजिट काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंटीवायरस इसका बिल्कुल सही आंसर है। एंटीवायरस ही प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस टॉपिक को भी पढ़ के जरूर देखिएगा, मजा आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। 13 नंबर का प्रश्न है कि खाली स्थान के उपयोग में डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये टॉपिक भी जो है हमारा जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी होता है, वहाँ से है, CD, DVD, रैम, रोम, वहाँ से प्रश्न है, और इसका तो वीडियो अवेलेबल है, मैं पहले भी बताया। बताइए कि किसके उपयोग से डाटा को एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता? CDRW, CDR, DVD-RW या फिर फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव तो आपने देखा ही होगा, जो हमारा पेन ड्राइव होता है। ठीक है, पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव का नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है। बताइए CDR। अब फुल फॉर्म देखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीराइटेबल। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। तो रीराइटेबल से तो समझ में आ ही गया, रीराइटेबल मतलब उसमें बार बार लिखा जा सकता है। यहाँ भी RW है, मतलब उसमें भी बार बार लिखा जा सकता है। और फ्लैश ड्राइव और जो पेन ड्राइव होता है, इसमें तो हम कितने बार डाटा को डालते हैं, डिलीट करते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, सब करते हैं, तो इसमें भी बार बार लिखा पढ़ा जा सकता है। ये पहले भी हम देखिए कि CDR जो होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, जिसको WORM कहते हैं। ठीक है, इसी को WORM कहते हैं, राइट वंस रीड मैनी। इसी में केवल एक बार लिखा जा सकता है, बार बार नहीं। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी CDR होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका, तो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वीडियो, एक ही पेपर के अंदर 2 बार इसको पूछा जा चुका। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और बाकी इन सब के बारे में भी हमारे चैनल में
एक्सप्लेन किया गया है। जो हमारा मेमोरी वाला जो वीडियो है आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। बहुत ही ज़्यादा इजी, मैंने शुरू में ही बताया था कि कुछ प्रश्न इजी पूछे गए हैं, कुछ मॉडरेट है और सबसे ज़्यादा जो हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर एक चैप्टर है इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसका वीडियो शायद अवेलेबल है, अगर नहीं भी अवेलेबल होगा तो आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं। ईजी चैप्टर है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो बताइए कि कंप्यूटर वायरस जो होता है, सॉरी कंप्यूटर का जो माउस वो किस तरह का डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या इनपुट तथा आउटपुट दोनों। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या करना है, क्या परफॉर्म करना है, इसलिए एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस इज अ कंप्यूटर माउस इज ए इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्योंकि इससे डाटा इनपुट किया जाता है, वो आउटपुट तो नहीं देता, इसीलिए इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए आप बताइए, एक क्वेश्चन पूछ देता हूं कि जो जॉयस्टिक होता है वो किस तरह का डिवाइस है। बताइए जॉयस्टिक किस तरह का, और हमारा जो कंप्यूटर का, बोल लीजिए कि हमारा जो मोबाइल स्क्रीन है ना, मोबाइल स्क्रीन वो किस तरह का डिवाइस है। इनपुट आउटपुट किस तरह का डिवाइस है और जॉयस्टिक किस तरह का है, दोनों को आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स खतरे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के लिए या फिर नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से थ्रेट की तरह काम करता है। बताइए, खतरे की तरह काम करता है। इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन या फिर फैब्रिकेशन। ये में से सेलेक्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर इसका देना है। क्या इसका सही आंसर होगा आपको ये बताना है। तो इसका आंसर जो है इंटरप्शन जो है वो है। ठीक है, देखिए इंटरप्शन ये एक थ्रेट होता है, इंटरसेप्शन भी थ्रेट होता है, मॉडिफिकेशन भी थ्रेट होता है, फैब्रिकेशन भी थ्रेट होता है, क्रिएशन किसी तरह का थ्रेट नहीं होता। मतलब ए बी सी और ई, देखिए कहाँ पे है ए बी सी ई। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ए बी सी ई ये जो है थ्रेट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी के सभी कंप्यूटर थ्रेट्स होते हैं। इन सबको अलग से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसके लिए वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि इन सब से भी पूछा जा सकता है। इंटरप्शन क्या होता है, इंटरसेप्शन क्या होता है, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशन। तो कभी टाइम मिला तो इन सब के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न। 16वां है कि MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। किस फंक्शन की का। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं। एक क्वेश्चन तो कई बार आपको मिला होगा, कई बार पूछा जाता है। ये टॉपिक जो है फंक्शनल की। ठीक है, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें जो बहुत सारे फंक्शन की होते हैं 12 ठो, तो वो फंक्शन की के बारे में पूछा जाता है। फंक्शन नंबर F1 से लेकर F12 तक के जो फंक्शन की हैं उसका किस लिए उपयोग किया जाता है। तो इस टॉपिक को भी आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। तो F7 जो होता है F7 का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा रिव्यू में जाके जो स्पेलिंग वाला है उसको क्लिक करेंगे तब भी स्पेल चेक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो फंक्शन की है इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। 17 नंबर का प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु, कंटेंट या उसके फ्लो की योजना को क्या कहते हैं। देखिए, जब भी मल्टीमीडिया बनाया जाता है या फिर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है तो जो कंटेंट है, ठीक है, जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट बोल लेता हूँ, जैसे इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, वो एक फ्लो में जब वो रन होता है तो उसको क्या कहते हैं। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, स्टोरी बोर्ड या फिर लेआउट, क्या कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। ठीक है, स्टोरी बोर्ड क्या है ये कैसे किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे एलिमेंट लाइक हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गए, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, इन सबको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अरेंज करके उसको इस तरह से सेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जब उसको आप चलाएंगे तो एक तरह से मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की तरह काम करता है, और इसी को हम स्टोरी बोर्ड कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न।
18वां प्रश्न है कि बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेडलॉक दूर करने के लिए, डेडलॉक की पहचान करने के लिए, डेडलॉक को रोकने के लिए, या फिर डेडलॉक हल करने के लिए? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको सब लोग जनरली नहीं बना पाएंगे। जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं वो लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच था, मेरा इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मुझे ये टॉपिक पता है कि बैंकर एल्गोरिथम किस लिए होता है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब बैंकर एल्गोरिथम करता क्या है? तो डेडलॉक को रोकने के लिए, ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ठीक है, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए या फिर डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, टू प्रिवेंट डेडलॉक या फिर कह लीजिए टू अवॉइड डेडलॉक, बैंकर एल्गोरिथम इसका यूज किया जाता है। बैंकर एल्गोरिथम को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, एडजर डिजस्ट्रा, इन्होंने ही इस बैंकर एल्गोरिथम को डेवलप किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 19वां प्रश्न है कि इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये भी इजी वाले क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, शिक्षा में, विज्ञान में, स्वास्थ्य में, उपरोक्त सभी में। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर आज तक हर चीज़ में अपना स्थान लिया है। एवरीवेयर जहाँ पे आप जा रहे हैं हर जगह आप कंप्यूटर, मोबाइल देखिए ना, खुद आप मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आप मोबाइल का यूज़ नहीं करते। इवन शिक्षा हो, विज्ञान हो, हेल्थ हो, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर पॉइंट, पेज मेकर, फ्लैश या फिर कंप्यूटर गेम्स, इसमें से कौन ऐसा है जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है? मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे हर तरह का मीडिया, इमेजेस का यूज़ होता है, साउंड का यूज़ होता है, वीडियो का यूज़ होता है, ऑडियो का यूज़ होता है, सबका यूज़ होता है, वहाँ पे मल्टीमीडिया होता है। पेज मेकर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पेज मेकर के अंदर, ये पेज मेकर है क्या? तो एक तरह का पेज लेआउट बनाने का काम करता है। ठीक है, पेज मेकर के अंदर मल्टीमीडिया यूज़ नहीं होता, केवल एक चीज़ यूज़ होता है, वो है क्या? जैसे पेज लेआउट बनाने के लिए केवल टाइपिंग वगैरह हो गया। ठीक है, मैं समझाता हूँ थोड़ा क्या है। ये पेज लेआउट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, पेपर वगैरह हो गया ना, जो पब्लिकेशन इंडस्ट्री हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, केवल उसी में यूज़ किया जाता है। इसलिए जो पेज मेकर है उसको हम मल्टीमीडिया के अंदर नहीं रखेंगे, बल्कि पावर पॉइंट जो होता है पीपीटी, उसमें मल्टीमीडिया, उसमें साउंड वगैरह भी, वीडियो भी, इमेज भी एडिट कर सकते हैं। फ्लैश में भी, कंप्यूटर गेम में भी यूज़ होता है। पेज मेकर नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। ठीक है, बिंग, अल्टा विस्टा, गूगल या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा जो है जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो बिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, जो कि 2009 में लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? बिंग। ठीक है, याद रखिएगा। शुरुआत में बिंग से भी पहले एक और था जिसका नाम था लाइव सर्च। ठीक है, जिसका नाम था क्या? लाइव सर्च, जो कि 2001 में लॉन्च किया गया था। बाद में बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बन गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो सर्च इंजन वाला टॉपिक आपको फिर से पढ़ के जाना है। ठीक है, और ये सब तो अलग है, अल्टा विस्टा अलग है, गूगल अलग है, बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। चलिए, 22वां प्रश्न है कि मैग्नेटिक टेप, वीडियो तथा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है उसको क्या कहते हैं? ये टॉपिक भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर ही है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में अगर जाएंगे, मैग्नेटिक टेप वाला पार्ट, ठीक है, मैग्नेटिक टेप जिसको मैं पढ़ाया हूँ, इमेज के माध्यम से पढ़ाया हूँ, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। ये मैग्नेटिक टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, कि मैग्नेटिक टेप, वीडियो तथा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है उसको क्या कहते हैं? सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक या फिर क्लस्टर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये क्लस्टर के अधीन ही मैग्नेटिक टेप, वीडियो और टर्मिनल ये सभी होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्लस्टर। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस वाला चैप्टर को आप जाके देखिएगा। चैप्टर जो वीडियो मैं बनाया उसमें शायद मेमोरी करके होगा। ठीक है, मेमोरी लिखा होगा उसका, थंबनेल में देखिएगा। 23वां प्रश्न है कि वेबसाइट जो कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट और डिलीट करने की अनुमति देती है क्या कहलाती है? विकीज, ब्लॉग्स, होम पेजेस या फिर वेब सर्वर, क्या कहते हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि ऐसे वेबसाइट्स भी हमारे
गूगल पे या फिर सर्वर में अवेलेबल हैं, जो किसी भी कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट और डिलीट करने की भी अनुमति हमको देते हैं, उसको कहते हैं विकीज़। ठीक, WIKI, विकी का ही फुल फॉर्म होता है विकीज़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 24वां प्रश्न, 24 नंबर का प्रश्न है कि वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली तथा वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो वीडियो कार्ड होता है ना वो 1 सेकंड में स्क्रीन पर जितने भी स्क्रीन को जितना भी दिया जाता है, ठीक है, मेमोरी, वीडियो मेमोरी, जितना भी, मतलब वहाँ पे पिक्सल रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर जो है ना वो कहलाता है फिल्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, फिल रेट है, सॉरी फिल रेट। ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर है, इसको कहते हैं पिक्सल फिल रेट। ठीक है, पूरा होता है पिक्सल फिल रेट, लेकिन यहाँ पे बस फिल रेट दिया तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। वीडियो में लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए हमारे इस वीडियो, क्योंकि पहले 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो 50 का 25 तो इसमें हो गया, इसका एक सेकंड पार्ट भी लेकर आ जाऊंगा। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं। ये टॉपिक हो जाएगा हमारा डिजिटल पेमेंट। ठीक है, ई कॉमर्स वाला जो चैप्टर होता है, ई कॉमर्स वाला, उसी के अंदर भी हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी हो जाता है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ई कॉमर्स जहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, डिजिटल पेमेंट वो पूछा, तो जो गूगल है उसका पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं। गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट, गूगल मनी या गूगल कैश। गूगल पेमेंट का, गूगल का जो है उसको तो हम जी पे या फिर गूगल पे कहते हैं, इसका जो ऐप है। ठीक है, तो गूगल पे गूगल पेमेंट से बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन कई बार से गूगल वॉलेट भी सर्च करोगे तो मिल जाता है। ठीक है, तो गूगल पे का गूगल पेमेंट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में 2016 हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम था उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका मैंने 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, आगे का जो 25 क्वेश्चन बचा है उसको लाना है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ से इतना तो समझ में आ गया कि जो क्वेश्चंस हैं वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो केवल आसान आसान मत करिएगा। ठीक है, जो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ना नहीं है, मेरा सिद्धांत ये होता है कि जो पहले आसान होते हैं पहले उसको कवर करके रखना है, ताकि वहाँ से प्रश्न बने तो छूटे नहीं। और पढ़ना तो हार्ड वाले को भी है, ठीक है, लेकिन इससे पहले आप इजी वाले को तैयार करके रखें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना आसान भी प्रश्न नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा आप कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िए, और बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। इस बार जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बार का जो सिलेबस है 100 में से 30 क्वेश्चन जो होंगे कंप्यूटर के ही पूछे जाएंगे, तो ये अच्छा खासा वेटेज रखता है, हमारे को एग्ज़ाम निकालने तक में ये मदद कर देता है। ठीक है, इसलिए आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट को ही अच्छे से पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे के 25 क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको अनुभव हो कि कैसे प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।